अच्छा। तो नेक्स्ट भी ग्लूटियल रीजन के जो थोड़े से मसल्स हैं वो कर लेते हैं। ग्लूटियल रीजन में बेसिकली काफी आपको कॉम्प्लेक्स ओरिजिन इंसर्शन से लगेंगे कि कौन सा कहीं से आ रहा है, कौन सा कहीं से आ रहा है। इतने स्पेसिफिक्स, स्पेशली जो माइनर मसल्स हैं जैसे गेमेला, सुपीरियर, इंफीरियर, उनके सारे ओरिजिन इंसर्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक्शन एज अ ग्रुप भी पता हो तो मेरे हिसाब से काफी है। खैर, जो ग्लूटियल रीजन है उसमें यहाँ पे जैसे कि पहले हमने किया था, कुछ मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, ओपनिंग्स की। ये जो यहाँ पे ओपनिंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ओपनिंग है, क्योंकि आपकी जो है ग्रेटर शायाटिक फोरामेन है। नीचे यहाँ पे जो छोटे नजर आ रहे हैं ये लेसर शायाटिक फोरामेन है। लेकिन आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने बॉडी कैविटी पेल्विस से निकल के पोस्टीरियर साइड पे जाना है, इंक्लूडिंग शायाटिक नर्व, इस सारे एरिया की नर्व ब्लड सप्लाई, उसने इसी ग्रेटर शायाटिक फोरामेन से ही गुजरना है। तो यहाँ पे जो दो लिगामेंट्स ग्रेटर शायाटिक फोरामेन को बना रहे हैं, इसमें एक जो पीछे इसके नजर नहीं आ रहा है वो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, और ये जो है इशियल ट्यूबरोसिटी पे लिगामेंट जाता नजर आ रहा है, ये आपका सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। ठीक है, तो ये दो लिगामेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन करके यहाँ पे ग्रेटर शायाटिक फोरामेन फॉर्म करते हैं, जो ऊपर यहाँ पे एरिया है। ये अगेन मैंने आपको एंटीरियरली दिखाया था, उसमें बेहतर नजर आ रहा था। सॉरी, पेल्विस में भी होगा इसका। ये यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इनसाइड मीडियल साइड है ये, क्योंकि यहाँ पे सेक्रम हाफ कट नजर आ रही है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ये आपके वो आलियम है। तो यहाँ पे ये आपकी परफॉर्मेंस मसल है, तो ये जो एरिया है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट जिसे यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, और यहाँ से आपकी ये बोन जा रही है, तो ये जो पूरा फोरामेन यहाँ पे नजर आ रहा है ये आपका ग्रेटर शायाटिक फोरामेन है। और इस लिगामेंट के नीचे और इस दूसरे लिगामेंट के दरमियान जो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लेसर शायाटिक फोरामेन नजर आ रहा है। पोस्टीरियरली अगर देखें तो ये यहाँ पे ग्रेटर शायाटिक फोरामेन है, जिसमें आपके आगे बोन है इधर साइड पे, और यहाँ सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट यूं से यहाँ पीछे से कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से सेक्रम जा रही है, और यहाँ से आपकी आइलियम और आइलियम बेसिकली। अब वापस उसमें आते हैं। ये फर्स्ट ग्रेटर शायाटिक फोरामेन हो गया, तो सिंस ग्रेटर शायाटिक फोरामेन की इतनी सिग्निफिकेंस है, इसके जो साथ अंदर से मसल गुजरा है ये भी इक्वली सिग्निफिकेंट है, जो कि आपका मसल बेसिकली परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस मसल का अगर फंक्शन इतना ना भी पता हो, ये जरूर पता होना चाहिए कि इसके रिलेशन है टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये शियाटिक नर्व, आर्टरीज, वेन्स, जिन पे अभी मैं आता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो एक्चुअल सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं हिप रीजन के, वो यहाँ पे ये तीन नजर आ रहे हैं। सबसे सुपरफिशियल जो बड़ा है ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस की बहुत ब्रॉड से ओरिजिन होता है, इसमें आपकी सेक्रम से ओरिजिन लेता है, नीचे डिस्टली कॉक्सिस से ओरिजिन लेता है, और सुपीरियरली आइलिया क्रेस्ट के डिस्टल पार्ट से ओरिजिन लेता है। इसका बहुत ब्रॉड सा ओरिजिन होता है, और जाके इसकी अटैचमेंट भी स्प्लिट होती है। रफली 1/4 फाइबर्स जो हैं वो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे लगते हैं, और बाकी 3/4 फाइबर्स जो हैं वो इलियोटिबियल ट्रैक में जाके लग जाते हैं। तीसरी बात, ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी नर्व सप्लाई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है।
ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की सुपीरियर है, इसकी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई है। एक्शन इसका ज्यादा एक्सट्रीम्स में जो आपकी हिप की एक्सटेंशन है वो काम करता है। बेसिकली वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग में जाना, जिसमें आपकी जो नी है वो थोड़ी सी इंगेज होती है, स्लाइटली आपकी फ्लेक्स होती है, उसमें जो ये ग्लूटियस मैक्सिमस है आपकी, या फिर आपकी थाई की फुल फ्लेक्शन होती है, उधर से जो थाई की एक्सटेंशन करानी है, उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस ने काम देने। साथ साथ ये हल्का सा लैटरल रोटेशन ऑफ थाई भी करवाता है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट मसल्स, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस। ये जो आपको थोड़ा सुपीरियरली पड़ा है, ये ग्लूटियस मीडियस है और उसके नीचे ग्लूटियस मिनिमस है। ये भी अगेन बिग ब्रॉड मसल्स हैं। इंपॉर्टेंट बात ये जाके अटैच होते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। तो ये क्या है, ये आपके बॉडी के मेन एबडक्टर्स हैं, जो कि ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस हैं, बॉडी के मेन एबडक्टर्स हैं, और इनकी नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है। उसकी इंफीरियर ग्लूटियल थी, इसकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, जो कि हिप जॉइंट के अराउंड रोटेशन है। उसका मैं निमोनिक बता दूंगा, उस तरह याद करना आसान है क्योंकि बहुत ज्यादा माइनर मसल्स हैं, तो रोटेटर्स इसमें से स्पेसिफिकली याद करना इतना इजी नहीं होता है। फिर बाकी जो आपके माइनर मसल्स हैं उसमें पिरिफॉर्मस आ गया, जिसकी अगेन सेक्रम से ओरिजिन था पिरिफॉर्मस का यहाँ पे, और ये भी जाके अटैच होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच हो रहा था, इसके नीचे मीडियस आके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच हो रहा था। फिर ऑब्चुलेटर इंटरनस है, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑब्चुलेटर फोरामेन के साथ, ये यहाँ से थोड़ा सा लूप राउंड करके ये भी ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जा रहा होता है। जो सुपीरियर गैमेलस है इधर ऊपर इसके ऑब्चुलेटर इंटरनस के पड़ा है, इंफीरियर गैमेलस ऑब्चुलेटर इंटरनस के नीचे पड़ा है, और अगेन क्वाड्रेटस फेमरस आपके उसके भी इंफीरियर पड़े, जो इंफीरियर गैमेलस है, और इसकी थोड़ी ज्यादा ब्रॉडर अटैचमेंट है, ये थोड़ा इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट में भी साथ जाके हल्का सा अटैच होता है। अच्छा, इधर इस एरिया में नर्व सप्लाई थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई याद होना आपको ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस और मैक्सिमस की है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व मीडियस मिनिमस की, और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व ग्लूटियस मैक्सिमस की। फिर बाकी जो है साइड से आपके यहाँ टेंसर फेशियल लाटा गुजर रहा होता है, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी सुपीरियर ग्लूटियल है। आसान तरीका ये याद रखने का कि जो कि इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है वो सिर्फ ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है, और उसकी किसी मसल को ऐसा सप्लाई नहीं है। जो कि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है वो तीन मसल्स को सप्लाई करेगी, जिसमें आपका ये आ जाएगा ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और साथ आपका इलियोटिबियल ट्रैक्ट। फिर जो आपकी ऑब्चुलेटर इंटरनस है ये मसल, और जो आपका इसके ऊपर सुपीरियर गैमेलस है ये मसल, ये दो मसल सप्लाई होते हैं बाय नर्व टू ऑब्चुलेटर इंटरनस। और जो थोड़ी नीचे वाली साइड है गैमेलस इंफीरियर और क्वाड्रेटस फेमरस, ये सप्लाई होते हैं बाय नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस। तो नर्व टू ऑब्चुलेटर इंटरनस है और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस है, दो नर्व्स हैं जो चार मसल्स को सप्लाई कर रही है, और गैमेला है जिनका अपना मतलब नेम्ड मसल्स है, उनकी नेम्ड नर्व सप्लाई नहीं है। सुपीरियर वाला ऑब्चुलेटर इंटरनस से सप्लाई हो रहा है, इंफीरियर वाला क्वाड्रेटस फेमरस से सप्लाई हो रहा है। रोटेशन किस तरह होती है हिप में, हिप रोटेटर्स का निमोनिक है पी गो गो क्यू। जो के मसल्स पी गो क्यू वाले हैं वो आपके सारे हैं लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप जॉइंट। कौन से मसल्स हैं अभी जो हमने किए हैं, पिरिफॉर्मस, गेमिलाई इंफीरियर, ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस, गेमिलाई सुपीरियर, ऑब्चुलेटर इंटरनस, और ये जो क्वाड्रेटस फेमरस है। तो इन शॉर्ट आपके जो दोनों गेमिलाई हैं, दोनों ऑब्चुलेटर हैं, पिरिफॉर्मस और क्वाड्रेटस,
ये आपके लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप जॉइंट बनते हैं। मीडियल रोटेटर्स सारे वो जो आपके मीडियल साइड से आ रहे थे, जो आपके एडक्टर्स थे, वो सारे एक, और दूसरा जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, आपका जो मेजॉरिटी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, वो भी मीडियल रोटेशन भी साथ साथ कराता है। दो मेन मसल्स उसमें हम करेंगे और वो मैं आपको तब बता दूंगा। तो जो कि हिप के सारे थे मसल्स वो यही है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और फोरामिना पे। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये सारा बाउंड है इधर से ग्रेटर शियाटिक फोराmen। अब इससे क्या क्या आ रहा है, एक चीज, इससे जो मसल गुजर है प्रीफॉर्मस है। कुछ स्ट्रक्चर्स परफॉर्मेंस के ऊपर से आते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स परफॉर्मेंस के नीचे से आते हैं। जो कि ऊपर से आते हैं वो आपके हैं बेसिकली सुपीरियर। तो आपका ये जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल वेन, तीन स्ट्रक्चर्स आपके अबव द पिरिफॉर्मस आते हैं। बिलो द पिरिफॉर्मस आपके इंफीरियर हैं, जो इसमें आप कहते हैं अगेन इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, आर्टरी और वेन। क्योंकि यहाँ पे ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है, ये आर्टरी है और ये प्रॉब्ली वेन है। साथ साथ प्यूडेंडल वेसल्स, आपके तीनों प्यूडेंडल नर्व, आर्टरी, वेन इसके नीचे से निकल के लेसर शियाटिक से वापस पेल्विस में चले जाते हैं। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपका लोअर बॉर्डर से जो आ रहा है वो ये शियाटिक नर्व, जो कि इसके लोअर बॉर्डर से निकल के अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस आपका हिप रीजन में ट्रेवल करता है और फिर यहाँ पे ये इनफीरियरली इमर्ज होता नजर आता है, जो कि फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पता होना है कि कौन से स्ट्रक्चर्स एक परिफॉर्मेंस के रिलेशन से कहाँ से आ रहे हैं और दूसरा ग्रेटर शियाटिक फोराmen से कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसी के साथ थोड़ा सा इधर लैटरली आएंगे तो यहाँ पे आपका ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस है, उस पे चलते हैं। ये इजी एनास्टोमोसिस है, तीन इसमें टोटल आपके स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आर्टरी इसमें कंट्रीब्यूट करती है वो आपको ये मीडियम सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी नजर आ रही है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है पीछे से जा रही है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, दो हो गई। और लास्टली जो है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ये आपके तीसरा, सॉरी इंफीरियर नहीं, ये डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये तीन तो हमेशा पार्टेक करती हैं, लेकिन कभी कभी इनफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की भी एक ब्रांच इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो ये थोड़ा वेरिएबल होता है, लेकिन जो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, जो मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज हैं, जो बेसिकली प्रोफंडा फेमरस या डीप आर्टरी ऑफ द थाई है, उससे आ रही हैं। ये थ्री आर्टरीज आपका ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस फॉर्म करती है। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस की, यहां से फिर आपकी ब्लड सप्लाई जाती है टुवर्ड्स द फेमरल हेड, और फिर इसीलिए जब आपके नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें इसी हेड ऑफ नेक की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बेसिकली निक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड होता है। और इसमें भी आपकी जो मीडियन सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी है वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि मेजर कंट्रीब्यूशन हेड ऑफ फीमर की कौन सी है, या फिर मेन आर्टरी हेड ऑफ फीमर की कौन सी है, तो वो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी होती है, जो कि इसके हेड ऑफ फीमर को रेट्रोग्रेड करके सप्लाई कर रही होती है। मेरा ख्याल है अब सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट रह गया है, थोड़ी सी वेसल्स रह गई हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट के थोड़े से जो नर्व्स रह गई थी।
थोड़ी यहाँ आर्टीरियल डिवीजन मेजर देख लेते हैं किस तरह होती है, फिर आगे चलते हैं। ये आपकी एब्डोमिनल एओर्टा ऊपर से आ रही होती है, एब्डोमिनल एओर्टा नीचे आके बाइफरकेट करती है इनटू कॉमन आइलियक। कॉमन से फिर आपकी एक जो पेल्विक ऑर्गन्स और विसरा की सप्लाई है, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, वो इंटरनल आइलियक है, और ये जो बाहर फिर चली जाती है लिम्ब की तरफ, वो एक्सटर्नल आइलियक है। फिर इनकी आगे माइनर ब्रांचेस हैं, जिस तरह डीप सर्कमफ्लेक्स आइलियक, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ एक्सटर्नल आइलियक इस पॉइंट पे आके फेमरल आर्टरी बन जाती है जब इंग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस करती है। और क्या क्या क्रॉस करती है, जो इसका पॉइंट होता है क्रॉस करने का, वो आपका बेसिकली होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ये आपके ट्यूबरकल और एएसआईएस है, इसके जो मिड पॉइंट बनता है। जब यहाँ से क्रॉस करती है तो एक जो मेजर ब्रांच देती है वो डीप आर्टरी ऑफ द थाई है, और फिर ये इटसेल्फ खुद सीधा कंटिन्यू करती है। इंपॉर्टेंटली फिर डीप आर्टरी ऑफ द थाई ने जो आपकी लैटरल सर्कमफ्लेक्स और पीछे वाली साइड से मीडियम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और वो देनी है, जो कि इसकी ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस में पार्टेक करेगी। और इधर जो ऊपर से आ रही है आपकी, वो मैंने बताया था सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की ब्रांचेस है। फिर उसका फेट क्या है, ये आर्टरी इटसेल्फ जो है, ये यहाँ से आई फेमरल आर्टरी, पीछे ब्रांच दी, फिर ये खुद यूं स्ट्रेट ट्रेवल करेगी एडक्टर कैनाल जो हमने पढ़ा था, और ये जो पीछे आपकी डीप आर्टरी थी वो ट्रेवल करके यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस देती है, जिसे हम परफोरेटिंग ब्रांचेस कहते हैं। और फिर यहाँ पे ये फोर्थ जो होती है वो इसकी टर्मिनेशन हो जाती है। ये यहाँ पे मल्टीपल परफोरेटिंग मस्कुलर ब्रांचेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। नीचे जाके फिर इनकी कंट्रीब्यूशन होती है टू जबकि नी जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस होता है, जो ज्यादा एक बड़ा एनास्टोमोसिस है। ये अगेन जस्ट द आर्टीरियल ट्री है, ये फेमरल आर्टरी, ये फेमरल आर्टरी कंटिन्यू कर रही है डीप आर्टरी ऑफ द थाई, ये मीडियम और लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरीज, और ये फिर आपकी जो परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं जो उससे निकल रही हैं, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और इधर जो इसकी अपनी है टर्मिनेशन, वो फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांच टर्मिनेट कर जाती है, जो ये डीप आर्टरी ऑफ द थाई थी, सारी डीप आर्टरी ऑफ द थाई थे। जो आपकी मेन फेमरल आर्टरी है वो उसी तरह कंटिन्यू करेगी। यहाँ से ये अगेन जो हिप जॉइंट नी जॉइंट की ब्रांचेस हैं वो देगी, और यहाँ से एडक्टर केनाल से पास करके जो हाइटस था पोस्टीरियर साइड पे चली जाएगी, और फिर वो पोप्लिटियल फॉसा में चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं कुछ रह गया देख लेता हूँ, वरना फिर आगे चलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे। नहीं, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चलते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बहुत इजी है, तीन इसमें टोटल मसल्स हैं, तीनों का ओरिजिन भी सेम ही है, तीनों का इंसर्शन मीडियल और लैटरल है। तो जो कॉमन ओरिजिन है वो यहाँ पे जो हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था एशियल ट्यूबरोसिटी, उधर से तीनों ने अपना ओरिजिन लेते हैं। और बेसिकली जो आपके ये मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं, ये आपका आ गया बाइसेप्स फेमरस, जो आपका पड़ा है लैटरली। मीडियली जो दो मसल्स हैं आपके, जो सुपरफिशियल पड़ा है सेमी टेंडनस ये, और जो इसके डीप पड़ा है सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, तीन मसल्स हैं, तीनों का ओरिजिन इशियल ट्यूबरोसिटी से है। बाइसेप्स फेमरस, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस। फर्क सिर्फ ये है कि एक बाइसेप्स का होता है शॉर्ट हेड, एक लॉन्ग हेड। जो लॉन्ग हेड है वो तो इन तीनों के साथ ही आ रहा है, लेकिन जो बाइसेप्स का शॉर्ट हेड होता है वो लीनिया एस्पेरा से भी यहाँ से करके ओरिजिन लेता है। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीशन से के लिए बता रहा हूँ। अटैचमेंट क्या है, बाइसेप्स आपके
हेड ऑफ फिबुला पे अटैच हो रहे हैं, जो कि सेमी टेंडनस है वो मीडियल पार्ट ऑफ अपर टिबिया पे अटैच हो रहा है, और सेमी मेम्ब्रेनस भी मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पे अटैच हो रहे हैं। नर्व सप्लाई तीनों की जो है वो टिबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक नर्व होती है। मैंने कहा था कंपार्टमेंट वाइज नर्व सप्लाई है, तो इसी तरह जो कंपार्टमेंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई है वो टिबियल नर्व ऑफ शियाटिक है, टिबियल पोर्शन। फर्क सिर्फ ये है कि सिंस बाइसेप्स फेमोरस के 2 हेड्स हैं, तो जो ये ऊपर से हेड आ रहा है वो तो टिबियल से ही है, जो कि थोड़ा डीपर ऑरिजिन ले रहा है, वो फिर आपका फिबुलर से हो जाता है, लेकिन है वो भी शियाटिक नर्व से, वो उसके फिबुलर पोर्शन से है। और साथ में बताया था कि एडक्टर मैग्नस का भी थोड़ा सा पार्ट आपका इसमें कंसिडर होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे, इसे हैमस्ट्रिंग पार्ट कहते हैं, तो इसलिए ये भी फिबुलर नर्व से भी ही सप्लाइड होता है। बाकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एज सच कुछ नहीं है, ये बाइसेप्स का मैं बताया था डीपर एक ओरिजिन है, यहाँ करके होता है। अच्छा, ये अगेन आर्टरीज पे थोड़ा दोबारा आ जाते हैं, पोस्टीरियरली कैसे नजर आते हैं। एडक्टर मैग्नस ये सारी पड़ी हुई है, ये वो जो परफोरेटिंग ब्रांचेस बताई थी उसकी, थोड़ी डीप पेरोनियल की यहाँ से, सॉरी डीप पेरोनियल कह रहा हूँ, डीप आर्टरी ऑफ थाई की यहाँ से गुजर रही होती है, इस साइड पे आती हैं, और ये एडक्टर हाइएटस है एंड पे, जिससे आपकी मेन जो फेमरल आर्टरी है निकल के पोस्टीरियर उसमें चली जाती है, सॉरी पोस्टीरियर जाके आपके पोप्लिटियल फॉसा में चली जाती है। ये उन सब में शियाटिक नर्व की अरेंजमेंट किस तरह है, यहाँ से मैं जिसने बताया था इंफीरियर टू द पिरिफॉर्मिस वो निकलता है, laying on top of obturator internus, gemellus inferior, quadratus femoris, यहाँ से चलता है, ये आता है पेक्टिनियस के पोस्टीरियरली पड़ा होता है, फिर उसके बाद एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस, इन तीनों की ये पोस्टीरियरली पड़ा होता है, डीप टू आपके जो सारे वो बाइसेप्स फेमरस थे यहाँ पे रिमूव्ड है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे बाइसेप्स फेमरस पड़े होगी, ये यहाँ पे उसका कट एंड नजर आ रहा है यूं, और इन दोनों के दरमियान एडक्टर मैग्नस और बाइसेप्स फेमरस के दरमियान यूं डिस्टली, और यहाँ पे एडक्टर ब्रेविस पेक्टिनियस यहाँ पे लाइक करेगा आपकी जो शियाटिक नर्व है, और शियाटिक नर्व की टर्मिनेशन फिर इधर हो जाती है बिल्कुल आपका जो पोप्लिटियल फॉसा है उसके एपेक्स पे, और ये एपेक्स पे टर्मिनेट करता है, और आपकी जो कॉमन फिबुलर नर्व है ये लैटरली मूव कर जाती है, और जो टिबियल नर्व है वो थोड़ा मीडियली रहती है या मीडियली मूव कर जाती है। ये वही है, यहाँ पे कुछ नया देखने की जरूरत नहीं, कट सेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब थोड़ा डिस्टल एंड की तरफ आ जाते हैं। डिस्टल एंड में आपके पास जो है फीमर में, जिसे बताया मीडियली एडक्टर ट्यूबिकल है, फिर आपके 2 एपिकॉन्डाइल्स हैं, ये आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल, और ये आपकी जो सेसमोइड लार्जेस्ट सेसमोइड बोन ऑफ द बॉडी है, पटेला पड़ी हुई है, ये पीछे से कॉन्डाइल, मीडियल फेमरल कॉन्डाइल, ये लार्ज लैटरल फेमरल कॉन्डाइल, दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान इंटरकॉन्डाइलर फॉसा, और ये जो बिल्कुल एंड वाली स्पेस है ये पॉप्लिटियल सरफेस आ जाती है। साइड व्यू में एपिकॉन्डाइल, कॉन्डाइल, ये कॉन्डाइल और ये वाला सारा एरिया एपिकॉन्डाइल, जो कि उसका प्रॉक्सिमल एंड बनता है टिबिया का, ये टिबियल प्लेटो है सारा ऊपर, तो अगेन ये मीडियन टिबियल कॉन्डाइल, लैटरल टिबियल कॉन्डाइल, ये आपकी आर्टिकुलेशन है विद द फिबुला, फिबुला की ये नेक आती है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी, पोस्टीरियरली देखें तो सोलियल लाइन है, और ये आपका दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस है, और यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग पोर्शन है विद द फिबुला।
ये दो ऊपर फैसेट्स आपके आ जाते हैं, सुपीरियर फैसेट, मीडियल और सुपीरियर लैटरल फैसेट। सॉरी ये मीडियल फैसेट है और ये वाला लैटरल फैसेट हो जाएगा। अच्छा, आगे जाने से पहले अब हाँ, इसमें तो ज्यादा डिटेल है, इधर देखने में कोई एडिशनल स्ट्रक्चर है वैसे तो नहीं था। ये तो वही सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रो ट्यूबरकल, लैटरल कॉन्डाइल। थोड़ा डिस्टली स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा बेहतर दिए हैं, वो बता देता हूँ। ये आपकी टिबियल ट्यूबरोसिटी थी और ये कंटिन्यू करती है एज द एंटीरियर बॉर्डर। तो इसमें सर्फेसिस बनती हैं, यहाँ पे लैटरल सरफेस बनती है, मीडियल सरफेस बनती है, और लैटरल सरफेस के साथ जो है आपका इंटरऑशियस बॉर्डर आ जाता है। इसी तरह इसके पीछे जाएं तो यहाँ पे सोलियस के अटैचमेंट के लिए सोलियल लाइन है और वो कंटिन्यू कर जाती है यूं नीचे, और इस साइड पे आपका मीडियल बॉर्डर आ जाता है, तो पीछे सारी सरफेस रह जाती है, वो पोस्टीरियर सरफेस रह जाती है। तो आपके इसमें थ्री बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर, और थ्री सरफेसेस हैं, पोस्टीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। जो कि फिबुला है यहाँ पे, तो इसका फैसेट है वो आपके टिबिया के आर्टिकुलेशन के साथ साथ इसके उसके बिल्कुल नेक आ जाती है। फिर बाद में इसकी शाफ्ट है, इसका भी अगेन एंटीरियर बॉर्डर है, लैटरल सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, इंट्रोशियस वो बॉर्डर है, और पोस्टीरियर सरफेस है। यहाँ पे सरफेसेस थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी इस तरह आपके लिए समझना। देखता हूँ अगर कोई, हाँ ये साइड व्यू में ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। ये ठीक है, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, लैटरल बॉर्डर और ये इसकी बेस। ये खैर बोन्स के जो फीचर्स भी बताए थे वही हैं, थोड़ी सर्फेसिस कंफ्यूजिंग होती हैं इनकी। इन हैंड जब आपने बोन पकड़ी होती है तो फेयरली इजी होता है पता चलना, अगर आपको सिर्फ पता भी हो कि मीडियल है, पोस्टीरियर है, लैटरल है, एंटीरियर है बॉर्डर सर्फेसिस। अच्छा, थोड़े पहले यहाँ तक के क्लिनिकल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि रीइंफोर्स हो जाए, वरना फिर चीज़ें भूल जाती हैं। तो अभी तक जो हमने बोन्स और अपर लिम्ब किया है उसमें सबसे पहले आता है फीमर पे आते हैं, फ्रैक्चर्स पे। तो फ्रैक्चर ऑफ फेमरल हेड फेयरली रेयर इंजरी होती है, फेमरल हेड का फ्रैक्चर यूजुअली ओल्ड एज में होता है, और यूजुअली जब हो जाता है तो फिर आपको हिप रिप्लेसमेंट ही चाहिए होती है। कभी कभी पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप की वजह से हो सकती है, लेकिन वैसे बहुत रेयर होता है फेमरल हेड का इटसेल्फ का फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है काफी कॉमन इंजरी है, स्पेशली एल्डरली में। जब एल्डरली फॉल्स होती हैं तो उसका टेंडेंसी होती है उनकी नेक ऑफ फ्रैक्चर की। और नेक ऑफ फ्रैक्चर के बाद ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमने ख्याल रखना होता है वो इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ नेक ऑफ फीमर का जो फ्रैक्चर है, क्योंकि आपकी जो मीडियम सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी है जो उसकी मेन सप्लाई थी वो डिसरप्ट हो सकती है। इस केस में आप क्या करते हैं, अगर तो नेक्रोसिस हो जाए तो फिर आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। लिम किस तरह नजर आती है? लिम जो है वो टिपिकली शॉर्टन्ड एंड लैटरली रोटेटेड नजर आती है। शॉर्टन्ड एंड लैटरली रोटेटेड, ये आपका नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स में होता है। फिर पेरिट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर्स तीसरे नंबर पे आते हैं। पेरिट्रोकेंटेरिक का मतलब है, थोड़ा ऊपर चलता हूं, पेरिट्रोकेंटेरिक जो ये वाला एरिया बनता है ट्रोकेंटर के साथ। पेरिट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर्स जो है वो भी अगेन इतने कॉमन नहीं है, लेकिन उसमें आपका रिस्क ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस कम हो जाता है। लेग अगेन शॉर्टन्ड और लैटरली रोटेटेड नजर आएगी। फिर जो आपके मिड शाफ्ट फ्रैक्चर्स हैं वो ऑब्वियसली हो सकते हैं, इसमें भी आपकी लिम्ब शॉर्टनिंग ही नजर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर ही आता है।
डिस्टल फीमर फ्रैक्चर, डिस्टल फीमर फ्रैक्चर्स में आपकी आती है पॉप्लिटियल आर्टरी की, क्योंकि काफी डीपली लोकेटेड होती है पॉप्लिटियल आर्टरी डिस्टल जैसे से आप जाते जाते हैं, तो उसमें एसोसिएटेड ट्रांसवर्स पैटेलर मसल्स, और इसमें आपकी पैटेला यूजुअली सुपीरियरली पुल हो जाती है। बम्पर फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है। बम्पर फ्रैक्चर में दो चीजें फ्रैक्चर हो सकती हैं, एक आपकी टिबिया, एक आपकी फिबुला, यूजुअली बाय ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होती हैं। कभी कभी आपका लैटरल टिबियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है, नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर हो जाती है। बम्पर फ्रैक्चर में एसोसिएटेड कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी बहुत कॉमन है। तो इस बम्पर फ्रैक्चर का जब भी आपने सुनना है, पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इज द फिबुलर नर्व इंटैक्ट, फुट ड्रॉप तो नहीं है पेशेंट को। फिर फ्रैक्चर्स के बाद नेक्स्ट देखें तो लोअर जॉइंट है, कल कर लेंगे। डिसलोकेशंस ऑफ द हिप, डिसलोकेशन ऑफ द हिप में 90% of the time there will be a posterior dislocation of the hip. 90% of the time आपकी posterior dislocation होती है, and there might be an associated femoral head fractures. फिर इसमें आपका femoral head कहाँ lie करेगा? Posterior to the acetabulum. Usually आपकी जो head on collisions होती हैं उस सब में हो सकता है। इंजरी आपके साथ associated structure जो इंजर होगा, that will most likely be the sciatic nerve, क्योंकि वो आपके एसिटेबुलम के बिल्कुल पास से गुजर रही होती है। तो sciatic nerve injuries posterior dislocation of hip में ख्याल रखना चाहिए। लिम्ब कैसी नजर आएगी? The limb will be shortened, flexed, adducted and medially rotated। आपकी posteriorly dislocated hip की बंदे ने अपनी टांग हल्की सी फ्लेक्स करके मीडियली रोटेटेड पकड़ी होगी, एज इन उसकी जो हील है वो किक आउट कर रही होगी, जो टोज हैं अंदर वाली साइड पे रोटेटेड होंगी। फ्लेक्स्ड, शॉर्टन्ड एंड मीडियली रोटेटेड। एंटीरियर डिसलोकेशंस आर रेयर इन कंपैरिजन, और उसमें जो लिम्ब होगी वो थोड़ी एक्सटर्नली रोटेटेड होगी। फिर आता है कॉक्सा वेरा या कॉक्सा वेल्गा। ये ज्यादा कॉक्सा जो है सॉरी वेरा और वेल्गा, जेनु वेरा जेनु वेल्गा ज्यादा कॉमन होते हैं, लेकिन कॉक्सा वेरा कॉक्सा वेल्गा भी हो सकता है। कॉक्सा वेरा कॉक्सा वेल्गा बेसिकली होता है जो आपका नॉर्मल एंगल बनाता है। ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला, ये नॉर्मली आपका 100 सॉरी ये वाला, ये नॉर्मली आपका 125 डिग्रीज होता है। कॉक्सा कॉक्सा वेल्गा में क्या होता है, जो कि आपका होता है कॉक्सा वेल्गा, उसमें हेड थोड़ा और सुपीरियरली चला जाता है, तो ये आपका एंगल जो है और बड़ा हो जाता है, 125 से ऊपर चला जाता है। और जो कॉक्सा वेल्गा है उसमें सॉरी कॉक्सा वेरा, उसमें हेड थोड़ा नीचे को होता है, तो उसमें आपका ये एंगल शॉर्टन हो जाता है, 120 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा जो हेड है ये यूं करके टिल्ट करके आए और आपकी जो अटैचमेंट है 125 डिग्री से कम हो जाए, यूं करके हेड अटैच हो रहा हो, तो इससे आप कॉक्सा वेरा कहेंगे। और अगर आपका हेड और ऊपर चला जाए और यूं करके अटैच हो रहा हो, तो उसे आप कॉक्सा वेल्गा कहेंगे। ये अगर नॉर्मल है और ये शॉर्ट हैंड है। सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके मैंने कहा बता दूं। फिर नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है हिमार्थोसिस। हिमार्थोसिस क्या होता है? यूजुअली जब आपकी कोई जॉइंट इंजरी होती है तो ट्रॉमा की वजह से उसमें रैपिडली ब्लड की एक्यूमुलेशन, उसको हम हिमार्थोसिस कहते हैं। फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्साइन कल कर लेंगे, एपिट्राइड भी कल कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका क्लिनिकल आता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यूजुअली आप वेन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। आइटिस इन्फ्लेमेशन होता है, फ्लेबाइटिस वीनस चैनल की इन्फ्लेमेशन, और थ्रोम्बो यूजुअली साथ एक एसोसिएटेड थ्रोम्बस भी होता है। जो आपकी सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब है, जिस तरह अपर लिम्ब की दो वेन्स हमने की थी,
बेसिलिक और सेफेलिक, इस तरह जो लोअर लिम्ब की होती हैं उनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो, साथ अंदर थ्रोम्बस बन जाए तो उसे हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, जब भी थ्रोम्बस बनता है किसी भी लिम्ब की वेन में, सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आपको सोचनी होती है वो ये होती है कि क्या वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकते हैं। और यूजुअली जो भी आपका थ्रोम्बस होता है अगर वो प्रोपेगेट करे और ऊपर जाए तो वो आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा देता है। ऑल्दो मोस्टली पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है आपके डीप वेन से ओरिजिन लेते हैं, लेकिन सुपरफिशियल वेन्स वाले भी करा सकते हैं। नेक्स्ट वेरिकोस वेन्स होती हैं। वेरिकोस वेन्स बेसिकली स्वेलिंग ऑफ द वेन्स को कहते हैं। तो आपकी जो लोअर लिम्ब की सुपरफिशियल वेन्स हैं वो एबनॉर्मली स्वोलन नजर आएंगी, तो उसे आप वेरिकोस वेन्स कहते हैं। रीजन क्या होती है? रीजन उसकी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रीजन यही होती है कि आपकी जो वेल्व्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। इनकॉम्पिटेंट वेल्व्स की वजह से आपकी फिर वेरिकोसिटीज डेवलप हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जिसपे हम आते हैं वॉडलिंग गेट पे आते हैं। वॉडलिंग गेट या जो ट्रेंडलनबर्ग गेट होती है वो बेसिकली होती है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ आपका कौन सा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व which supplies the gluteus medius and minimus। जब इनका डैमेज होता है तो आपकी क्या होती है? साउंड साइड सैग्स। ये याद रख लें, साउंड साइड सैग्स। जो कि नॉर्मल साइड होगी बॉडी की वो डिप कर जाएगी जब आप बंदे को उस पे वेट डालने को कहोगे। तो बंदा लंगड़ा के चलेगा लेकिन नॉर्मल साइड की तरफ लंगड़ा के चलेगा। जोन सी साइड सैग कर रही है, जोन सी साइड पे वो लंगड़ा रहा है, उसकी ऑपोजिट साइड खराब है। ठीक है, तो जो ऑपोजिट साइड है उसका ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस खराब है, विच इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। क्या एक रीजन हो सकती है? आपने अगर इंजेक्शन जो ग्लूटियल रीजन में लगाना था सही अपर आउटर क्वाड्रेंट में नहीं लगाया है, उसकी वजह से आप इंजर कर सकते हैं कोई स्ट्रक्चर को। उसमें ज्यादा कॉमन शैटिक नर्व होती है, लेकिन आप ये नर्व भी इंजर कर सकते हैं। अच्छा, फिर ग्लूटियल रीजन में जो इंजेक्शन है उसका हम बता दिए, अपर आउटर क्वाड्रेंट में लगाते हैं। फिर आता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या हो सकता है?